today we have to start our next basic question words, and that is whom. So let's go through. दूसरा होता है whom, किसे आवलिक किसको, किसे आवलिक किसको। कल हमने बताया था बच्चे कि हु का प्रयोग किस लिए होता है, यूज्ड फॉर ह्यूमन टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। हु का प्रयोग किस लिए करते हैं बच्चे, मानव के लिए और सब्जेक्ट जानने के लिए। हुम का मीनिंग होता है किसे किसको, इसका भी प्रयोग मानव के लिए होता है लेकिन ऑब्जेक्ट जानने के लिए होगा। समझ बच्चे, हु का प्रयोग सब्जेक्ट जानने के लिए होता है तो हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट जानने के लिए, यानी कि इसके साथ सब्जेक्ट दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा। ऑब्जेक्ट पता करना रहेगा तो हुम लगाएंगे, ठीक है बच्चे। और हु के साथ क्या था बच्चे, सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दे सकता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, उसमें सब्जेक्ट जानना होता है। इसमें बताया था बच्चे ना कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन बुला रहा है। आप बोलेंगे ना कि मोहन मुझे बुला रहा है या सोहन बुला रहा है, चाहे वह बुला रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा था कि नहीं। अब आज हम लोग को सब्जेक्ट दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, और ऑब्जेक्ट जानेंगे हम होम से। तो किसे किसको आगे लिखेंगे बच्चे, यूज्ड फॉर ह्यूमन टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी नहीं लिखाना पड़ेगा बच्चे, यूज्ड फॉर ह्यूमन, इसका प्रयोग मानव के लिए होता है, क्या करने के लिए, टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। पहले देख लीजिए बच्चे, जिसमें मैं कहूँ बच्चे कि वह किसे बुलाता है, वह किसे बुलाता है, ध्यान दीजिए बच्चे। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, कहेंगे ना कि वह मुझे बुलाता है, वह मुझको बुलाता है, या वह तुम्हें बुलाता है, वह तुमको बुलाता है, वह उसे बुलाता है, वह मोहन को बुलाता है। यानी कि बुलाने वाला है लेकिन किसे बुलाया जा रहा है यही पता करना है, तो हुम से पता किया जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे बच्चे, आप कहेंगे, मान लीजिए कहेंगे कि वह मुझे बुलाता, वह मुझे बुलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज मुझे, मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट। हुआ कि नहीं बताइए। और ऑब्जेक्ट मुझे यानी कि मैं, चाहे मान लीजिए आपको बुलाया तो आप ह्यूमन है कि नहीं हम लोग, तो ह्यूमन के लिए क्या लगाते हैं हम, हुम। जानने के लिए क्या लगाते हैं, हुम। तो क्या है बच्चे बताइए, ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस की बात करें, कौन सेंटेंस है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना। सेंटेंस टेंस नहीं पूछ रहे हैं ना, टेंस पूछ रहे तब ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सेंटेंस पढ़ा रहे हैं ना, सेंटेंस कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन सा है, WH टाइप है ना, क्वेश्चन वर्ड दिया है। तो जब क्वेश्चन वर्ड देता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को लिख लेते हैं। लिखिए, ठीक है बच्चों। अब बताइए आप लोग की टेंस कौन सा है, प्रतिमा अब कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से होता है, सब्जेक्ट के वचन के हिसाब से होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह एक वचन, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, तो डज क्या होता है, एक वचन। यहाँ क्या करेंगे, डज ना। उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, कॉल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका बना लीजिए, he calls। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ड नहीं लगता है, केवल एक वचन रहने पर क्रिया में क्या करते हैं, यस और यस जोड़ देते हैं ना। चलिए बच्चे, मैं कह दूंगा बच्चे कि वह किसे किसे बुलाता है, या किसको किसको बुलाता है, चाहे किस किसको बुलाता है, किसे किसे बुलाता है, वह किसे किसे बुलाता है। यानी कि एक व्यक्ति को नहीं बुला रहा है, एक से अधिक ना। तो आप क्या कहेंगे, वह हमें बुलाता है, चाहे हमको बुलाता है, वह हमें बुलाता है। तो बताइए बच्चे क्या करेंगे, किसे किसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हुम स्क्वायर, हुम ऑल। क्या कर देंगे, हुम ऑल, डच। डू नहीं लिखेंगे ना बच्चे, क्यों नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट तो हमारे कई वचन है, डज ही लिखेंगे, डज ही कॉल।
इधर क्या हो जाएगा बच्चे, ही कॉल्स। बच्चे कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए, नोट डाउन। यहाँ पर हमें लिखे बच्चे ना, तो अस लिखिएगा, वहाँ मुझे था तो अस। दो क्वेश्चन वर्ड हो गया ना, तीसरा देखते हैं। बात नहीं। देखिए बच्चे, बीच मतलब ये होता है कौन, कौन सा, किसे, किसको, लेकिन इसमें अंतर होता है। बीच का प्रयोग एनिमल और वर्ड के लिए होता है। किसके लिए? एनिमल और वर्ड के लिए। यूज्ड फॉर एनिमल एंड वर्ड टू फाइंड बीच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जानने के लिए करेंगे, लेकिन किसके लिए? एनिमल और वर्ड के लिए। अब बच्चे नोट आगे लिखवाएंगे, बताएंगे बीच का प्रयोग हम मानव के लिए भी और वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब पसंद करना होगा तब। सुनिए ध्यान से समझिए, बीच का प्रयोग किसके लिए होता है बच्चे? एनिमल और वर्ड। एनिमल और वर्ड के लिए होता है। अब मानव और वस्तु के लिए भी हो सकता है, कब? जब पसंद करना होगा तब। अभी नोट में लिखवाएंगे, चलिए। जैसे कहा जाए बच्चे, आपका गदहा कौन सा है? मैं कहूं कि प्रिंस का गदहा कौन सा है, तो गदहा क्या होता है? एनिमल होता है ना। तो अब यहाँ हु लिखेंगे? नो, क्या लिखेंगे? विच। वाई? बिकॉज गदहा इज अ एनिमल। सो ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर? कौन? विच इज योर, यस, विच इज योर, यस। उसका तोता कौन सा है? उसका तोता कौन सा है? उसका तोता कौन सा है, तो क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर कौन सा की अंग्रेजी आप हु नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तोता के लिए आया है, और तोता क्या है? पैरट इज अ वर्ड। क्या लिखेंगे बच्चे? विच ना, विच इज हिज पैरट। ठीक है बाबू, इसको लिख करके आप लिखेंगे नोट 1। नोट लिखिए बच्चे, नोट 1। नोट 1 देखिए बच्चे, जैसा कि हमने बताया है आपको कि बीच का प्रयोग किसके लिए करेंगे? एनिमल और वर्ड के लिए, लेकिन हम मानव के लिए भी कर सकते हैं और वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। कब? जब पसंद करेंगे तब। लिखिएगा नोट 1। विच का प्रयोग, विच का प्रयोग, विच का प्रयोग एनिमल, सॉरी ह्यूमन, ह्यूमन कोष्टक में मानव तथा थिंग कोष्टक में वस्तु, थिंग कोष्टक में वस्तु के लिए भी हो सकता है, हो सकता है, कॉमा, जब पसंद करना हो। जब पसंद करना रहेगा तो हम विच का प्रयोग
ह्यूमन और थिंग के लिए भी कर लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं ध्यान से। अभी मैं ह्यूमन का थोड़ा सा कुछ देर बाद एग्जांपल दूंगा, पहले मैं वस्तु की बात करूँ। जैसे बच्चे मान लीजिए मेरे पास कई कलमें हो, 3-4 कलम हो, मैं कहूँ मान लीजिए मार्कर है, चलिए कहूँ बच्चे कि आप, अच्छा एक और नोट लिख लीजिए थोड़ा सा, तब सही रहेगा। मतलब जानते आपको समझ नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा। देखिए सुनिए ध्यान से, क्या बताना है हमको। जब कभी भी, सुनिए ध्यान से, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आ जाए, नाउन, तो जब अनुवाद बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन लिखेंगे। जैसे मैं इसी को ऐसे बोल देता कि आपका कौन सा गधा है, आपका कौन सा गधा है, तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि विच एस इज योर्स करेंगे, ठीक ना। तो लिख लीजिए नोट में, तब समझ में आएगा आप लोगों को। लिखिएगा, यदि किसी क्वेश्चन वर्ड, यदि किसी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन आए तो, अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद उस नाउन का प्रयोग, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद उस नाउन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बोल देता है कि आपका कौन सा गधा है, ठीक है प्रिंस, आपका कौन सा गधा है। अब इधर देखिए ध्यान से, इधर बोल रहे हैं कि आपका गधा कौन सा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है। सुनिए ध्यान से, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या गया, गधा नेमिंग वर्ड है, नाउन होगा, ये नाउन हो गया हमारा। अब ट्रांसलेशन बनाएंगे बच्चे, तो क्या करेंगे, विच, उसके तुरंत बाद क्या लिख देंगे, नाउन को लिखेंगे विच एस। अब बच्चे आपका का अंग्रेजी योर नहीं होगा, क्या होगा, योर्स। क्यों होगा मालूम है, नहीं मालूम, सुनिए ध्यान से। तो बच्चे जब हम आगे आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाएंगे, जब हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे आपको, दिख रहा है ना, जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा, आई का पूरा परिवार, और मैं बताऊंगा बच्चे आप लोगों को क्या, ऐसे आई, मी, माय और माइन। सुनिए बच्चे, आई, मी, माई, माइन। आई मतलब क्या होता है, मैं, आई मतलब मैं, और आई का यूज कहाँ होता है, सब्जेक्ट के स्थान, ठीक ना। मी मतलब होता है मुझे या मुझको, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। माई और माइन दोनों का अर्थ होता है मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरा, मेरी, मेरी, कुछ हो जी। और आई मतलब क्या होता है, मैं, मी मतलब क्या होता है, मुझे या मुझको, ये सब बताएंगे बच्चा। अब ये क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा। मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। ये दोनों क्या है, पॉसेसिव केस, क्या है बच्चे, पॉसेसिव केस। बताते हैं अभी क्या होता है। पॉसेसिव केस एडजेक्टिव है, ये पॉसेसिव केस प्रोनाउन है। पॉसेसिव केस होता है, पॉसेसिव केस का मतलब क्या होता है, जब किसी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव का अधिकार या संबंध किसी नाउन पर होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉसेसिव केस। जैसे मैं कहूँ बच्चे कि यह मेरा मार्कर है, इस मार्कर पर किसका संबंध है, किसका अधिकार है, मेरा। प्रिंस कहें कि हमारा मार्कर अब फैटाफैटी चालू हो जाएगी ना बच्चे, यानी कि इस पर किसका संबंध है, मेरा, है ना। ये बेंच, ये डेस्क, ये टेबल, ये मेरा है, मेरा क्या है इस पर, समझ बच्चे। तो पॉसेसिव केस होता है।
पॉसेसिव केस दो प्रकार का होता है, एक पॉसेसिव केस एडजेक्टिव होता है और एक पॉसेसिव केस प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव प्रोनाउन अंतर क्या है? तो एडजेक्टिव की काम क्या होता है बच्चे? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना है। यानी कि आप पॉसेसिव केस एडजेक्टिव का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उसके बाद नाउन दिया हो। जैसे दो एग्जांपल में बोल रहा हूँ आपको समझने के लिए, देखिए ताकि मैं कहूँ बच्चे कि यह मेरा कलम है, सुनिएगा ध्यान से, यह मेरा कलम है, और मैं बोल दूं कि यह कलम मेरा है, यह कलम, दोनों में अंतर नहीं है? बोलिए बच्चे, यह मेरा कलम है और यह कलम मेरा है, अंतर है कि नहीं? यहाँ देखिए बच्चे, मेरा के बाद क्या दे दिया? नाउन। ये पॉसेसिव केस होगा कि नहीं? और ये कलम मेरा है, ये भी पॉसेसिव केस है कि नहीं? भैया कलम पर अधिकार है कि नहीं? तो पॉसेसिव केस। अब अंतर क्या है? तो यहाँ देखिए, इसके बाद क्या दे दिया? नाउन। क्या दिया? नाउन। नाउन दिया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पॉसेसिव केस एडजेक्टिव बोलेंगे ना। और इसके बाद देखिए नाउन नहीं दिया तो इसको बोलेंगे पॉसेसिव केस प्रोनाउन। अब दोनों का ट्रांसलेशन अलग अलग तरीके से बनेगा। दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, एंड इसका ट्रांसलेशन होगा दिस पेन इज माइन। नहीं समझ बच्चे? हैं? नहीं समझ? सुनिए, यह मेरा कलम है, तो कलम है एडजेक्टिव नहीं नाउन ना होगा कलम। हाँ। कल सुनिए, यह मेरा कलम, कल समझिएगा, और बोल रहे हैं यहाँ कि यह कलम मेरा है, यह मेरा कलम है और यह कलम मेरा है। दोनों में मेरा ही अधिकार है ना, संबंध है कि नहीं? हाँ। दोनों में मेरा ही अधिकार है कलम पर, तो पॉसेसिव केस दोनों हैं। अंतर ये है बच्चे कि इसके बाद नाउन दे दिया, नाउन दे दिया ना, तो पॉसेसिव केस है, लेकिन पॉसेसिव केस एडजेक्टिव इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि नाउन आया है, नाउन की विशेषता बताना काम होता है किसका? एडजेक्टिव का। हाँ। तो पॉसेसिव केस एडजेक्टिव। अब यहाँ क्या बचा कि यह कलम मेरा है, अब इस मेरा के बाद नाउन नहीं दिया है, तो ये भी पॉसेसिव केस है, लेकिन क्या बोलेंगे इसको? पॉसेसिव केस प्रोनाउन। ठीक ना? अब सुनिए ध्यान से बच्चे, अब ट्रांसलेशन बनाएंगे। यह मेरा कलम है तो दिस इज माई पेन, ठीक है बच्चे। और यहाँ का यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है तो दिस पेन इज माइन। बताइए कभी माई हो सकता है वहाँ पे? नहीं। तो आप समझ में आया कि नहीं बच्चे? पॉसेसिव केस दो प्रकार का होता है। इसी तरह से यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ, आपका या तुम्हारा का अंग्रेजी योर भी होता है, योर्स भी होता है। इधर ताकिए सब लोग, यहाँ आपका गधा, तो इसके बाद नाउन दिया था कि नहीं? हाँ। ये पॉसेसिव केस एडजेक्टिव है, यानी कि योर लिखे हैं। अब नीचे कह रहा है कि उसका तोता कौन सा, अच्छा हाँ इधर देखिए, आपका कौन सा गधा है, आपका कौन सा, और यहाँ देखिए कहते हैं कि आपका गधा कौन सा है, यानी आपका के बाद नाउन दिया है, तो पॉसेसिव केस प्रोनाउन हुआ कि नहीं? हाँ। इसीलिए क्या लिखे हैं? विच इज योर्स। समझ बच्चे ना? ये सबका होता है, आगे बताएंगे। देखिए वी रहेगा, वी WE, वी अस आवर आवर्स होता है, यू योर योर्स होता है, आई मी माई माइन। समझ में बच्चे ना? तो आगे पढ़ाएंगे, सब बताएंगे। ये समझ में आएगा ना बच्चे? क्यों योर्स किए हैं? क्लियर? तो किसी भी अगर क्वेश्चन वर्ड पर नाउन आता है तो पहले नाउन को हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। लिखे हैं, मान लीजिए इसी को बोल दें, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल हो गया ना, इसको नोट करिए, इसको इधर का नोट कर लीजिए बच्चे लोग। समझ में आया बउआ? तो किसी भी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा तो नाउन को आप पहले लिखिए। अब देखिए बच्चे, हमने नोट 1 लिखवाया है ना, नोट 2 लिखिएगा। अच्छा लिखवा दिया, दोनों लिखवा दिया ना? अच्छा एग्जाम्पल देना था, नोट 1 भी लिखवा दिया हमने। चलिए नोट 1 भी लिखवा दिया है, नोट 2 भी लिखवा दिया है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब सुनिए बच्चे, ध्यान से देखिए, समझिए, सुनिए। हमने बताया नोट 1 में बताया, नोट 1 में क्या बताया? हमने बताया कि यदि किसी सुनिए, हमने बताया नोट 1 में क्या बताया बच्चे कि विच का प्रयोग हम मानव और वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। कब? जब पसंद करना होगा तब। इसका एग्जाम्पल बाकी है अभी।
नोट 2 में हमने लिखवाया कि यदि किसी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उस क्वेश्चन वर्ड के बाद उस नाउन को लिख देते हैं। क्लियर? अब देखिए बच्चे ध्यान से, अब सुनिएगा। नोट 1 का एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, तो ये मार्कर क्या है? वस्तु है। वस्तु है मतलब नाउन है ना, किसी वस्तु का नाम है, नाउन हो गया। और ये क्या है बच्चे? वस्तु है। मैं कहूँ बच्चे कि आप कौन सी मार्कर लेंगे, आप कौन सी मार्कर लेंगे, तो यहाँ कौन सी आ रहा है कि नहीं? तो आपको जो पसंद होगा, चाहे लड़की वाला ले बजाए चाहे करिए वाला ले बजाए, जो पसंद आएगा वही लेंगे। तो जब पसंद की बात आ गया तो यहाँ पर कौन सी की अंग्रेजी हम चाहें तो विच भी लिख सकते हैं। वैसे तो वस्तु के लिए व्हाट लगता है, मानव को बता दिए हैं, एनिमल और वर्ड को बता दिए, आगे बताएंगे व्हाट का प्रयोग किसके लिए होता है? वस्तु के लिए। लेकिन विच का प्रयोग भी हम वस्तु के लिए और मानव के लिए कर सकते हैं। कब? जब पसंद करना होगा तब। समझ में? जैसे मैं कहूँ बच्चे कि आप कौन सी कलम लेंगे, आप कौन सी कलम लेंगे, सुनिएगा ध्यान से, आप कौन सी कलम लेंगे। यहाँ कौन आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हु लिखेंगे? नो। हु का प्रयोग तो कहाँ होता है? हु इज यूज्ड फॉर ह्यूमन, मानव के लिए होता है। अब यहाँ कौन सी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे भैया? तो विच मतलब कौन सी होता है किसके लिए? एनिमल और वर्ड के लिए। और नोट में हमने लिखवाया है कि इसका प्रयोग हम वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। कब? जब पसंद करना होगा तब। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? विच होगा ना। और अभी नोट लिखवाए थे कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन आ जाए तो पहले उस नाउन को लिखिए, विच पेन लिखिए। ठीक है बाबू? उसके बाद लेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? वो। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब लेंगे यानी कि टेक। किनको समझ में नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड्स। किनको नहीं समझ में आया बताइए बच्चे। समझ में सबको ना? सबको? वस्तु है फिर भी विच लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पसंद कर रहे हैं। ठीक है? अब बच्चे लोग हम बताए हैं कि मानव के लिए भी कर सकते हैं, तो मानव का एग्जाम्पल देने से पहले आपको एक हिंट लिखना पड़ेगा। हिंट भी लिखिएगा, सुनिए पहले समझिएगा। विच ऑफ अस, अस मतलब क्या होता है? हमें या हमको। विच माने कौन, और ऑफ मतलब क्या होता है? हाँ, आप मतलब होता है का, की, के। बस इतना जानता रह जाता हूँ। ऑफ मतलब के बारे में भी होता है। मैं कहूँ कि बच्चे क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? डू यू नो ऑफ मी? के बारे में अंग्रेजी अबाउट भी होता है। तो मत समझिए सर जी को अबाउट नहीं आ रहा है, आता है। ठीक ना? मतलब एक चीज़ की कई मीनिंग होती है। ऑफ मतलब काके की भी होता है, ऑफ मतलब के बारे में भी होता है, ऑफ मतलब से भी होता है। से हाँ बोला। कब होता है? जब किसी वस्तु का प्रयोग कोई दूसरी वस्तु बनाने के लिए होता है और उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ ऑफ लगाते हैं। जैसे हम कह दी भगुआ हो, यह मेज लकड़ी से बना है, यह मेज लकड़ी से बना है, तो का है? मेजवा लकड़ी से बनल बा, तो लोहा हो गइल बा, उसका रूप नहीं बदला है ना, तो ऑफ लिखेंगे। यह घर ईंटों से बना है, तो ईंट से बना है तो क्या संगमरमर हो गया है, तो क्या लिखेंगे? ऑफ। और जब किसी वस्तु का प्रयोग कोई दूसरी वस्तु बनाने के लिए होता है और उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ फ्राम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्राम। आप सभी बच्चे डालडा का डब्बा देखे हैं? हाँ? देखेंगे नहीं देखें? अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे साथ भिनपुरा चलिए चौराहे पर पैसा लेकर के, और डालडा का डब्बा रखूँगे तो मिठाई की दुकान को लिखल है मेड फ्राम। डालडा के डब्बा देखिए लिखा गया मेड फ्राम वेजिटेबल आयल्स। तो जब रूप बदल जाता है तो फ्राम लगाते हैं से के लिए। ठीक ना? मैं कहूँ बच्चे कि दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनेगा तो रूप बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। तब फ्राम। और आपका प्रयोग कब होगा? जब रूप नहीं बदलेगा। लकड़ी से मेज बना है, मेज लकड़ी से बना है, रूप नहीं बदल रहा है। समझ में बच्चे? तो आपका कई मीनिंग होता है। ऑफ मतलब में से, अस माने हमें,
ऑफ मतलब में से, बीच माने कौन, तो हमें धन में से बराबर हमें से ना हो जाई, संधि पढ़ लो ना, संधि विच्छेद छेद, यस सर। तो हमें धन में से यानी हम में से, आ बीच माने कौन, हमें से कौन। ये सब खोज हम सब खोज, हम में से कौन हुआ कि नहीं बच्चे, हम में से कौन। बीच ऑफ यू, अब बच्चे देखिए यू मतलब तुम्हें तुमको, ऑब्जेक्टिव केस में होता है तुम्हें तुमको आपको आप लोगों को, ऑफ मतलब में से, यू मतलब तुम भी होता है, यू मतलब आप भी होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है इसका। तो यू माने मान लीजिए तुम हो गया चाहे आप हो गया, और ऑफ माने में से, तब तुम में से, बीच माने कौन है, तुम में से कौन या आप में से कौन, आप में से कौन। Which of them, उनमें से कौन। अब ऐसे नहीं बोल सकते बच्चे कि which of मोहन, मोहन में से कौन, अरे मोहन तो अकेले बैठे तो कारी हो जाऊंगा ही। which of him होगा नहीं, जो बहुवचन होगा उसी में से कर सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि which of the boys, लड़कों में से कौन, which of the girls, लड़कियों में से कौन, हो सकता है। which of the boys, लड़कों में से कौन। अब सुनिए बच्चे, ताकि इधर सब लोग ताकि देखिए, मैं कहूँ बच्चे कि आप में से कौन आगरा जाएगा, आप में से कौन आगरा जाएगा, तो अगर आपको पसंद, जिनको पसंद होगा वही नहीं जाएंगे आगरा बच्चे। आप में से कौन आगरा जाएगा, जिनको पसंद होगा वो जाएगा, समझ में आ गया बच्चे। तो अब यहाँ देखिए जब पसंद की बात आती है तो बीच का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, किसके लिए, मानव के लिए। अब यहाँ हु लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिख दीजिए, which of you will go to आगरा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ दुख दर्द कष्ट है किसी को, समझ में आ गया। Which of you will go to आगरा, स्पेलिंग थोड़ा सा सही से लिख लीजिए, ठीक है। उनमें से कौन क्रिकेट खेलेगा, बोलिए। Which of them will play cricket, नोट डाउन। चलो बच्चे हो जाओ खामोश, हो जा खामोश में, तुम मारो तो हो ही वजह फट फट भी होश। चला देखा आओ, चला हो गया बच्चे, नहीं बीच हो गया ना। अब चौथा क्वेश्चन वर्ड हम लोग शुरू करेंगे, व्हाट। चलिए बच्चे देखिए ध्यान से, व्हाट मतलब क्या होता है बच्चे, व्हाट माने क्या, कौन, कौन सा, किसे, किसको, लेकिन किसके लिए होगा ये जानना जरूरी है। किसके लिए, थिंग के लिए, यूज्ड फॉर थिंग, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वस्तु के लिए होगा। अब इसमें भी बच्चे नोट लिखवाएंगे, व्हाट का प्रयोग ना मानव के लिए भी होता है, कब, जब किसी का पद जानना होगा, पोस्ट। जैसे मैं कहूँ बच्चे व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, तो व्हाट का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, मानव के लिए। पिताजी सबका मानव है ना होना हो, तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज योर फादर, बोलेंगे माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ, जो भी होंगे, ठीक ना। व्हाट का प्रयोग मानव के लिए तब भी होता है जब उसका
झलक जानते हैं ना, झलक या दिखावट, एपियरेंस को जानना होता है। ये गाना भी निकला था, झलक दिखला जाए एक बार आजा। झलक मतलब क्या, उसका दिखावट कैसे, नहीं बोलते हैं कि वह कैसा लगता है या कैसा दिखता है, जैसे बोलेंगे कि वह हीरो जैसा लगता है, उसका झलक एंड दिखावट, एपियरेंस। चलिए बाबा, मैं कहूँ कि बच्चे लोग, आप लोग क्या खाएंगे, आप लोग क्या खाएंगे, तो खाएंगे आप लोग तो क्या, कोई वस्तुएं खाएंगे हो, व्हाट विल यू ईट, शांत रहिए। नोट वन कर लीजिए, नोट वन। व्हाट का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग मानव, ह्यूमन, व्हाट का प्रयोग मानव, ह्यूमन के लिए भी होता है, के लिए भी होता है, जब जब उसका पद, कोष्टक में पोस्ट, POST, पोस्ट, जानना होता है, जानना होता है। जैसे बच्चे कहूँ कि आपके पिताजी क्या हैं, आपके पिताजी क्या हैं, आप बोलेंगे ना कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी टीचर हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, मतलब जो भी होंगे आप बताएंगे, यानी कि उनका पद जानना है। अब ये क्या किसके लिए आया है, पापा के लिए, तो पापा जी ह्यूमन होते हैं कि नहीं, तो व्हाट का प्रयोग हम ह्यूमन के लिए भी कर सकते हैं, कब, जब पद जानना होगा तब। तो क्या हो जाए बच्चे, व्हाट इज योर गहू, उसके बड़े भैया, उसके बड़े भैया क्या हैं, क्या हो जाएगा, व्हाट इज इल्डर ब्रदर। नोट कर लीजिए, नोट करके नोट 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, व्हाट का प्रयोग मानव, व्हाट का प्रयोग मानव के लिए उस समय भी होता है, मानव के लिए उस समय भी होता है जब जब उसके झलक, आगलिक दिखावट, कोष्टक में लिखिएगा एपियरेंस, झलक या दिखावट, कोष्टक में एपियरेंस को जानना होता है, को जानना होता है, एपियरेंस को जानना होता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार बनाते हैं, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार बनाते हैं के बाद प्यारे बच्चों भूल बना के लिख लीजिए, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लुक लिखेंगे, उसके बाद लाइक। बाबू लुक मतलब केवल देखना ही नहीं होता है, दिखना भी होता है, और लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, लाइक मतलब के समान भी होता है, चाहे के जैसा भी होता है, तो यहाँ पर उसका अर्थ है लाइक मतलब के समान या के जैसा। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर व्हाट का अर्थ होगा कैसा, कैसी, कैसे, हम बताएंगे आगे। जैसे बच्चे कहा जाए वह
कैसा दिखता है या कैसा दिखता है या कैसा लगता है। वह कैसा दिखता है या वह कैसा लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, व्हाट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो व्हाट डज ही लुक लाइक। वह कैसा दिखता है, चाहे वह कैसा लगता है, यानी उसकी झलक की बात करें, दिखावट, दिखने में कैसा लगता है, तो व्हाट डज ही लुक लाइक। अब मान लीजिए इसका कहेंगे, आप आंसर देंगे कि वह हीरो जैसा लगता है, चाहे हीरो जैसा दिखता है, तो क्या हो जाएगा, ही लुक्स लाइक अ हीरो। कहा जाए बच्चे कि वह हीरो जैसा दिखता है, वह हीरो जैसा दिखता है या लगता है, तो क्या बोलेंगे, ही लुक्स लाइक। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो एक वचन के साथ क्रिया में यस या जोड़ते हैं, ही लुक्स लाइक हीरो। समझ में बच्चे, नोट करिए। नहीं रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। और आप लोग बच्चे मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी अपने दर्द।